आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीछे की लाइट बंद कर दें, रोशनी आ रही है। वबिही नस्तईन इन्नहु खैरुन नासिरन व मुईन। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। अस्सलामु अलैकुम जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक मरतबा फिर से आप सबको अल सादिक इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक बैंकिंग फाइनेंस एंड तकाफुल की जानिब से इस स्पेशल माह मुबारक रमज़ान की सीरीज में खुशामदीद कहता हूँ। हमारा मौजू इस्लामिक लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, जिसका ये आज दूसरा दिन है। पहले एक रिकैप पढ़ लेते हैं मुख्तसर सा, ताकि हमारे जो दोस्त ज्वाइन कर रहे हैं वो भी ज्वाइन कर लें, और उसके बाद फिर हम आज की बात शुरू करेंगे। कल हमने बात की थी सबसे पहले कि कुरान मजीद में माली मामलात के हवाले से क्या रहनुमाई की गई है। इस ज़मीन में हमने आपके सामने सूरह मुबारक निसा की आयत नंबर 29 पेश की, जिसमें अल्लाह ताला शाद फरमाता है कि ए साहिबान ईमान, नाहक तरीके से एक दूसरे का माल ना खाओ, मगर ये कि बाहमी रजामंदी के साथ तिजारत अगर करो। अब यहाँ पे बा के दो मतलब बयान किए गए हैं, या बा बाय मुकाबला है, या बा बाय इस्तेआनत है, यानी बातिल तरीकों से, नाहक तरीकों से, या नाहक चीजों से। और यही ये बात जिक्र की गई कि ये बात दुरुस्त नहीं है कि अल्लाह बास चीजों को बातिल तो कहे, लेकिन ये ना बताए कि वो बातिल चीजें क्या हैं। तो जाहिर है कि फिर हमें देखना होगा कि अगर अल्लाह ने कहा है कि बास तरीके या बास चीजें बातिल हैं, तो वो क्या है, ताकि हम बातिल तरीके में ना पड़ जाएं। फिर रसूल माप की हमने हदीस आपके सामने बयान की, जिसमें आप फरमाते हैं तलब कसबिल हलाल फरीजतुम बादल फरीजा। हलाल कमाना फर्ज से बड़ा फर्ज है। हलाल यानी कमाया जा सकता है, मगर हलाल तरीके से। अमीरुल मोमिनीन की रिवायत आपके सामने पेश की, जिसमें आप फरमाते हैं जो हलाल और हराम को समझे बगैर तिजारत करेगा वो रिबा में पड़ जाएगा। बिल्कुल बेईन ही, मसलन कोई शख्स नमाज तो पढ़ना चाहे लेकिन नमाज के हकाम न पढ़े, तो ऐन मुमकिन है कि वो वजू ना किया हुआ हो, उसका लिबास पाक ना हो, वो सही ना पढ़े, तो नतीजतन उसकी नमाज खुद ब खुद बातिल हो जाएगी। इसी तरह से मामलात जितने हैं उसके अंदर शरीयत की रहनुमाई पहले से मौजूद है। तो हमें चाहिए कि हम पहले फिकी मामलात को पढ़ें और उसके बाद उन मामलात को अंजाम दें, और जहां पर कोई मुश्किल हो वहां पर ऐसे अफराद से जरूर पूछें जो इस मौजू में माहिर हैं। छठे इमाम की आपके सामने रिवायत बयान की, जिसमें आप फरमाते हैं कि इंसान चार तरीकों से पैसे कमाता है, अपना रिस्क रोजी हासिल करता है। गवर्निंग यानी गवर्नमेंट जॉब्स के जरिए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के जरिए, सर्विस इंडस्ट्री के जरिए, बिजनेस करके, ट्रेडिंग के जरिए। आप फरमाते हैं ये चारों सूरतों में चंद सूरतें, चारों तरीकों में चंद सूरतें हलाल हैं, चंद हराम। अल्लाह ने अपने बंदों पर वाजिब किया कि वह हलाल तरीकों से रिज्क हासिल करें और हराम से इज्तनाब करें। फिर हमने आपके सामने शरीयत के मतलब को बयान किया। शरीयत किसे कहते हैं? शरीयत यानी इस्लामी कवानीन, और ऐसे इस्लामी कवानीन जो जामे और आफाकी हैं, यानी ता क़याम क़यामत तक के लिए, वक्त और जमाने के साथ बदलेंगे नहीं कि कल एक हुक्म था लेकिन आज बदल जाए, ऐसा नहीं है। हलाल मुहम्मदिन हलाल इला यौमिल क़ियामा, रसूल ने आपका हलाल किया हुआ क़यामत तक हलाल है। वह हराम मुहम्मदिन हराम इला यौमिल क़ियामा, और आपका हराम करदा हराम है ता क़याम क़यामत तक। और जब हम कहते हैं जामे हैं, इसका मतलब ये सिर्फ इबादात के मुताल्लिक आपकी रहनुमाई नहीं करता, बल्कि मुआमलात में भी रहनुमाई करता है। आपकी इनफरादी जिंदगी पर रहनुमाई नहीं करता फ़कत, बल्कि आपके इज्तिमाई मामलात में भी रहनुमाई करता है, आपकी सियासी मामलात में भी रहनुमाई करता है, माशरती मामलात में भी। तो फिर ये कवानीन मिलेंगे कहाँ से हमें? तो कुरान से मिलेंगे। कुरान माबैन फरीकैन, मुसलमानों के तमाम जो दो बड़े गिरोह हैं, शिया और सुन्नी, सबके नजदीक मुसल्लम है कुरान की हुज्जियत, कुरान का हुज्जत होना, कुरान के जरिए शरीयत को समझना। ये भी बयान किया कि कुरान किसी सनदी दलील का मोहताज नहीं, यानी जो कुछ कुरान आज हमारे पास मौजूद है उसके ऊपर इजमाय उम्मत है कि वही कुरान है जो रसूल माप पे नाज़िल हुआ, ना इसमें कोई कमी है ना बेशी है। तो लिहाजा जो कुछ कुरान में है वो मिन जानिबिल्लाह है। अलबत्ता कुरान मजीद में मुहकम आयात भी हैं, मुतशाबे आयात भी हैं, उसूल बयान किए गए हैं, बहुत सारी तफसीलात नहीं है। तो अब आप जाएंगे हदीस की तरफ। हदीस किसे कहते हैं? इमामिया के नजदीक हदीस से मुराद कौल मासूम, फ़िअल मासूम और तकरीर मासूम के हैं। यानी मासूम का कुछ कहना, करना, या किसी मामले के ऊपर रजामंदी का इजहार करना, कौलन या अमलन। आपके सामने कोई काम अंजाम दिया गया और आपने उससे रोका नहीं, इसे हदीस कहते हैं। अहले सुन्नत में टिपिकली हदीस का मतलब है रसूल माआब का कौल फेल। अलबत्ता अगर आप अहले सुन्नत की
कुतुब अहदीस को देखें तो उसमें आसार सहाबा बहुत ज्यादा नकल किए गए हैं, और उसको भी हदीस ही की किताबों में शामिल किया गया। तो टेक्निकली वहां पर रसूल माब के अक़वाल, सहाबा कराम के, ताबईन के और तबा ताबईन के, इमामिया के नजदीक इससे हदीस से मुराद मासूम है। मासूम यानी रसूल माब और 12 इमाम। फिर मैंने आपके सामने जिक्र किया कि हदीस जो है उसके अंदर आपको उसकी सनद देखना होगी। ऐसा नहीं कि जो रिवायत भी हमारे सामने कह दी गई कि रसूल माब ने ये कहा तो हम उसे मिनवान मान ले, नहीं, बल्कि देखना होगा किससे नकल हुई है, किसने नकल की है, आया वो खुद रावी सच्चा है, झूठा है, उसका हाफजा ठीक है, कोई तब्दीली तो नहीं करता। और रिवायात को आपने देखना होगा, परखना होगा। तो इसलिए कुतुब अहदीस लिखी गई। 6 बड़ी किताबें अहले सुन्नत में पाई जाती है, जिसे सहाय सत्ता कहा जाता है। सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन इब्न माजा, सुनन दाऊद, जामे तिरमिज़ी, सुनन नसाई वगैरह। इस तरह इमामिया में 4 बड़ी अहदीस की किताबें हैं, जिसे उसूल अरबा कहा जाता है। अल काफी, अल इस्तिब्सार, मल्ला यहज़ुरुल फकीह और तहजीबुल अहकाम। फिर हमने इजमा पे बात की कि इजमा इंटरप्रिटेशन को कहते हैं। उलमा का किसी फिकी इंटरप्रिटेशन पर इजमा कर लेना, एक राय को अपना लेना। इजमा भी माबैन फरीकैन शिया सुन्नी दोनों के नजदीक सोर्सेज ऑफ शरिया में अलबत्ता सेकेंडरी सोर्स है। और चौथा, अकल, जिसको इमामिया अकल से ताबीर करते हैं, और अहले सुन्नत कयास। कयास में मैंने आपको बहुत तफसील से बताया था, कयास की कुछ किस्में हैं जो इमामिया जिसे तस्लीम करते हैं और बास को नहीं करते। मसलन कयास औलवियत को इमामिया तस्लीम करते हैं। कयास मनसूस इल्ला, ऐसा कयास जिसमें इल्लत को खुद शारिअ ने, रसूल माब ने, अहले बैत ने बताया हो, इसको भी तस्लीम करते हैं। लेकिन वो कयास जिसमें मुस्तंबितुल इल्ला, जिसमें खुद इज्तिहाद करे मुजतहिद और किसी इल्लत तक पहुंचे, उसको बतौर दलील कबूल नहीं करते। तो अकल, अकल यानी मैंने बताया था, अकल के जरिए हम मुलाजिमात अकलिया को साबित करते हैं। यानी मसलन कोई चीज वाजिब है तो वाजिब का जो मुकद्दमा होगा वो भी वाजिब है। नमाज वाजिब है और नमाज तहारत से होनी है, तो वजू अज खुद वाजिब है नमाज के वाजिब होने की वजह से। और इसी तरह से दूसरी और मिसाल है। तो बुनियादी तौर पे ये एक छोटा सा फर्क पाया जाता है, अगरचे बहुत कोई ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन चंद जगह पर इसमें फर्क आता है, और उसके वजह से कुछ हकाम भी मुख्तलिफ होते हैं। कुरान पर सबका इत्तेफाक है, हदीस पर, इजमा पर, और फिर कयास के अंदर तकसीम है, और अकल या कयास। फिर हमने आपके सामने बयान किया कि कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं कोई ऐसा मामला जो दो तरफों के दरमियान हो, वेयर टू पार्टीज आर देयर, और जिसमें दोनों की रजामंदी जरूरी हो। यानी वो एक तरफा तौर पे मामला मुनक़िद नहीं होता, बल्कि दो तरफा, यानी ईजाब व कबूल होगा, ऑफर एक्सेप्टेंस होगी। फिर ये भी बताया आपको कि कॉन्ट्रैक्ट में और एग्रीमेंट और प्रॉमिस में फर्क है। कॉन्ट्रैक्ट एक लीगल बाइंड, लीगली ऑब्लिगेटरी आपके ऊपर, और उसकी लीगल बाइंडिंग है आपके ऊपर, और उसकी रिकग्निशन बाय शरिया लॉ भी है और लीगल लॉज भी है। लेकिन अगर आप सिर्फ एग्रीमेंट कहें तो एग्रीमेंट लीगली बाइंडिंग नहीं होता है। हमारे उम्मी तौर पे मुआहिदा लिख दिया जाता है एग्रीमेंट, जो कि टेक्निकली ठीक नहीं है। इसी तरह वादा, वादा भी अगर मैं आपसे करूं और फिर वादा पूरा ना करूं तो अगरचे अखलाकन दुरुस्त नहीं है, लेकिन मुझसे जबरदस्ती नहीं की जा सकती कि मैं अपना वादा पूरा करूं। हाँ, अलबत्ता अगर मैंने आपसे कोई कॉन्ट्रैक्ट किया तो कॉन्ट्रैक्ट लीगली बाइंडिंग होता है, तो वो बाय फोर्स भी इंप्लीमेंट करवाया जा सकता है। उसकी कुछ शर्त शराइत होती हैं। कॉन्ट्रैक्ट की मुख्तलिफ अकसाम होती हैं, कभी सेल कॉन्ट्रैक्ट होगा, कभी लीजिंग कॉन्ट्रैक्ट होगा, कभी पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट होगा, कभी एजेंसी। इंशाअल्लाह हम इनकी सारी शराइत को पढ़ेंगे। और कुरान मजीद में भी किसी भी अक्द को, अरबी में कॉन्ट्रैक्ट का तर्जुमा है अक्द, हमारे उम्मी तौर पर अक्द निकाह को ही अक्द कहा जाता है, लेकिन वो एक सूरत है अक्द निकाह, लेकिन अक्द बै भी होता है। कुरान मजीद सूरह माइदा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए साहिबान ईमान, औफू बिल उकूद, के अपने किए हुए उकूद को पूरा करो। और यहाँ पे ये भी जिक्र किया है, यहाँ अक्द से मुराद अक्द सही है, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला ये कहे कि अपने बातिल मामलों को भी पूरा करो, तो सही अक्द को पूरा करना है। फिर आपके सामने ये बयान किया, आखिरी बात ये थी कि कुछ मामलात ऐसे होते हैं जो अक्द तो दो तरफा ही होंगे, लेकिन कभी कभार दोनों तरफ से वो कंपनसेशन होती है, कभी एक तरफ से कंपनसेशन होती है। यानी मसलन मिसाल, खरीदो फरोख्त में कोई कोई चीज बेचता है, बेचने वाला, और खरीदने वाला उसकी कीमत देता है। मुशारका में दो लोग अपना कैपिटल प्रोवाइड करते हैं, अपनी हार्डवर्क शामिल करते हैं, और फिर प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन होती है। लेकिन अगर आप गिफ्ट की बात करें तो गिफ्ट भी दो तरफा है। अगर मैं किसी को गिफ्ट दूं और वो एक्सेप्ट ना करे तो ये मामला नहीं हुआ है। लेकिन यहां पर एक तरफ देने वाला है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई चीज मिलेगी नहीं। फिर मैंने आपको जिंदन ये बात बताई थी कि जो कंपनसेटरी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिसके अंदर एवज और मुआवज होता है, कंसिडरेशन होती है, सब्जेक्ट मैटर होता है, वहां पे गरर
नहीं होना चाहिए, यानी मामला शफाफ होने चाहिए, वाजे होने चाहिए, वरना वो मामला जिस वक्त वो किया जाए अगर उसमें गरर हो तो वो मामला बातिल हो जाता है। मसलन मैं आपको कोई चीज बेच रहा हूं तो ये पता होना चाहिए क्या चीज बेच रहा हूं, उसकी क्वालिटीज क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है, डिलीवरी कब होगी, आप जो कीमत दे रहे हैं वो क्या है, कितनी है, कब देंगे, सब चीजें वाजे हो। लेकिन अगर इनमें से कोई चीज वाजे ना हो तो फिर वो मामला बातिल हो जाएगा। तो कंपनसेटरी कॉन्ट्रैक्ट में अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए, गरर नहीं होना चाहिए, जबकि नॉन कंपनसेटरी कॉन्ट्रैक्ट जिसको अक्द तबर्रो भी कहते हैं वहां पे सम लेवल ऑफ सर्टेनिटी इज एक्सेप्टेबल। आज पहले हम बात करेंगे जनरल जुरिस्प्रूडेंशियल रूल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मामलात के या उकूद के हवाले से जो बुनियादी शरई कवायद हैं, शरई उसूल हैं, वो क्या हैं। पहला तो मामलात के अंदर जो पहला प्रिंसिपल है वो है इसालत सिहा, द प्रिंसिपल ऑफ वैलिडिटी, कि जब कोई मामला होगा तो वो सही होगा। यानी अगर मेरे सामने कोई नया मामला आता है तो मैं उसको ये अज्यूम नहीं करूंगा कि ये बातिल है, मैं उसको ये अज्यूम करूंगा कि ये सही है। अब मैं चेक्स देखूंगा कि इसके अंदर क्या क्या नहीं होना चाहिए, यानी डोंट्स देखूंगा, डूज नहीं देखूंगा। यहाँ पे अक्सर व बेशतर इस बात को तफसील से बताता हूँ, मुख्तसरन आपको ही बता देता हूँ कि देखें दो तरह की चीजें हैं शरई अहकाम में, या इबादात हैं या मामलात हैं। इबादत के अंदर जिस तरह हमें इबादत बताई गई है हमें उसी तरह इबादत करनी है, उसमें कमी और बेशी हम खुद से नहीं कर सकते। मसलन हमें कहा गया कि 5 वक्त नमाज पढ़नी है, 5 नमाजें हैं आपकी, 2 रकत फजर है, 4 रकत जोहर, 4 असर, 3 मगरिब, 4 इशा। अब इस पे तब्दीली कोई नहीं कर सकता। एक तवाफ में 7 चक्कर हैं तो 8वां कोई नहीं कर सकता, या 6 कोई नहीं लगा सकता, 7 7 हैं, रहेंगे 7। ये इबादात हैं। लेकिन मामलात के अंदर शारे ने हमें बाज मामलात तो खुद ऐसे जो उसने उन्होंने बताया कि ऐसे करो, जैसे खुम्स निकालना, जक़ात निकालना, जो कि एक मामला भी और एक इबादत भी है, माली मामला है। लेकिन उमूमी तौर पे जो दीगर मामलात हैं, खरीदो फरोख्त, इजारा, पार्टनरशिप, ये सारे मामलात के अंदर शारे ने हमें ये, ऐसा नहीं है कि उनसे पहले किसी ने कोई ये मामला अंजाम ना दिया और उन्होंने पहली मर्तबा खरीदो फरोख्त बताई हो लोगों को, बल्कि आपने बताया कि क्या चीजें खरीदी बेची जाए और किस तरीके से खरीदी बेची जाए। तो लिहाजा मामलात के अंदर हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है वो इसालत सहा का होता है, यानी हम एज्यूम ये करते हैं कोई भी मामले को देखते हुए पहले कि ये मामला सही है। इसे कहते हैं जनरल प्रिंसिपल ऑफ वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसालत सहा फिल उकूद। मामलात में जो मामला है उसको सही समझा जाएगा, मगर जब तक उसमें वो चीजें ना पाई जाएं जो मामले को बातिल कर देती हैं। वो क्या है वो भी बताता हूं। नंबर 1, इसके लिए हमारे पास दलील क्या है, कुरान मजीद की आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उक़ूद, ए ईमान वालों अपने उक़ूद को पूरा करो। अब जाहिर है कि ये बात हमने पहले जिक्र की कि अल्लाह ये नहीं कह रहा कि अक़्द बातिल को भी पूरा करो, क्योंकि अक़्द तो जनरल है, जेनेरिक है, अक्द सही भी हो सकता है, बातिल भी हो सकता है, लेकिन अल्लाह कह रहा है अक्द को पूरा करो। तो ये मुमकिन नहीं है कि अल्लाह ये कहे कि बातिल मामले को भी पूरा करो। तो यहाँ पे आप उकूद का तर्जुमा या इसकी तशरीह इस तरह करेंगे कि अपने सही मामलात को पूरा करो, जो मामला शरन ठीक हो। अब कोई शराब बेचना चाह रहा है, कोई खरीदना चाह रहा है, ये शरई मामला नहीं है, लेकिन क्या इसके बावजूद भी कुरान की आयत आएगी कि पूरा करो अपने मामले को? नहीं, नहीं आएगी। इसी तरह सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 34 में अल्लाह इरशाद फरमाता है, वअऊफू बिल अहदी इन्नल अहद कान मसऊला, अपने अहद को पूरा करो और तुमसे तुम्हारे अहद के बारे में पूछा जाएगा। यहाँ पे बाद मुफस्सरीन ने अहद का तर्जुमा अक्द से भी किया है, कॉन्ट्रैक्ट से, जबकि अगर इसका जेनरिक तर्जुमा देखा जाए तो अहद को वादा भी कहते हैं और अहद अक्द के लिए भी अगर स्पेसिफिकली देखा जाए तो इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह से अल्लाह कह रहा है कि ला ताकुलु अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल इल्ला अन तकूना तिजारतन अन तराज, तिजारत हो बाहमी रजामंदी से, एक बहुत जेनरिक सी बात है। इसी तरह एक रिवायत जो शिया सुन्नी दोनों मनाबों में आई है, वसाइल शिया में भी नकल की गई है, अल मुस्लिमून इंदा शुरूतिहिम, मुसलमान अपने शराइत के पाबंद हैं। और बाज रिवायात में एक जुमला और बड़ा हुआ है कि इल्ला मा हर्रमा हलालन औ हल्लला हरामन, मगर वो शराइत जो हराम को हलाल कर दें या हलाल को हराम या हराम को हलाल, तो वो शराइत पूरी करना जरूरी नहीं है। इसके अलावा जो शराइत है वो सारी की सारी पूरी की जाएंगी। जी, अब हम बात करेंगे डोंट्स इन कॉन्ट्रैक्ट्स पे, कि कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये तो बात हो गई। क्या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए ये हमें नहीं ढूंढना है। क्या नहीं होना चाहिए हमें सिर्फ ये देखना है किसी भी मामले के अंदर, जदीद मामला है, कदीम मामला है, आज जो मामला अंजाम दिए जा रहे हैं 100 साल बाद होंगे, उसमें क्या नहीं होना चाहिए।
तो कहते हैं कि बेस्ड ऑन द जनरल परमिसिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर कंसिडर्ड वैलिड एक्सेप्ट सम क्लियर इंस्ट्रक्शंस आर देयर विच कॉन्ट्रडिक्ट विद द जनरल परमिसिबिलिटी। वो क्या है? पहला, इनवैलिड पोजेशन ऑफ अनदर्स प्रॉपर्टी, अक्ले माल बिल बातिल, किसी का माल नाहक तरीके से खाना। नाहक तरीके से क्या हो सकता है? पहली इसकी मिसाल ये होगी कि चीज मेरी नहीं है और मैं इस्तेमाल करूं। मेरा घर नहीं है, मैं बेच रहा हूं। अब घर भी ठीक है, उसके बदले कीमत भी ठीक है, मैं बालिग भी हूं, आकिल भी हूं, लेकिन ये मेरा माल नहीं है। चूंकि मेरा माल नहीं है, दूसरे की चीज है, और दूसरे की चीज में बगैर इजाजत इस्तेमाल करना, तसर्रुफ करना हराम है। ये अक्ल माल बिल बातिल है। तो पहला जो डोंट्स में पहला पॉइंट वो है, अक्ल माल बिल बातिल ना हो। दूसरा, ला दरर वला जिरार। शरीयत का एक बुनियादी कायदा है कि ना नुकसान उठाओ ना नुकसान दो। अगर कोई ऐसा मामला है जिसमें दूसरे को नुकसान पहुंचेगा, तो वहां पर नुकसान फिर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी मामले में अगर कोई मामला ऐसा है मसलन कोई शख्स अपना घर इस हालत में रखे कि मुमकिन है कि वो टूट जाएगा और किसी पे गिर सकता है। अब यहाँ पे वो दूसरे को नुकसान नहीं दे सकता, तो अब अगर कोई आके जबरदस्ती उसको कंस्ट्रक्ट करवाए या खरीद के उसको बना ले या उसे मजबूर करे बेचने पर, वो बेच भी ना रहा हो, तो यहाँ पे शरीयत का ये उसूल आता है, ला दरर वला दिरार। नुकसान नहीं हुआ। किसी का घर बीचों बीच है रोड के, मसलन रोड इस तरह डेवलप हो रही है, अब वो उमूमी नुकसान का बायस बनेगा, तो उसका घर उससे जबरदस्ती भी खरीद लिया जाए, अलबत्ता उसे कीमत दी जाएगी। तो अक्ल माल बिल बातिल ना हो, जरर और जिरार ना हो, इस तरह रिबा ना हो। रिबा मुहर्रमा, रिबा बहुत ही खास इस्तिलाह है। रिबा एक ऐसी बात है जिसके ऊपर सब बात करते हैं लेकिन समझते बहुत कम लोग हैं। सूद, उर्दू में कहते हैं सूद। देखिए, लफ्ज हराम नहीं है। कुरान मजीद में रिबा का लफ्ज जो है वो जायज मामलात में भी इस्तेमाल हुआ है। इस तरह सूद जो है वो फारसी जबान में नफे के लिए इस्तेमाल होता है। लफ्ज हराम नहीं है, वो एक खास प्रैक्टिस हराम है। इंशाल्लाह भी हम एक लेक्चर सीरीज रिबा पे भी कराएंगे, और हमारे बहुत ही मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ आगा जवाद रिजवी साहब, जो कि बहुत एक्सपर्ट हैं इस मौजू में, और हर साल वो रिबा के मौजू पे एक लेक्चर कंडक्ट भी करते हैं। लेक्चर सीरीज होती है जिसमें वो एक पूरी हिस्टोरिकल हिस्टोरिकली रिबा को बयान करते हैं, और दूसरे मकाते दूसरे मजाहिब में रिबा की क्या मुमानियत है, फिर मा बैनुल मसालिक, यानी मुसलमानों के जो मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र हैं उसके अंदर रिबा के हवाले से क्या फ़र्क पाया जाता है, वो सब चीज़ें इंशाल्लाह आप लोग अ, उस लेक्चर सीरीज को भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अलबत्ता रिबा नहीं होना चाहिए। रिबा या कर्ज का रिबा होता है, मैं किसी को कर्जा दूं और शर्त लगाऊं कि वो मुझे कोई इजाफा दे। वो इजाफा यकमुश्त भी हो सकता है कि 100 का 110 मिले, वो महाना भी हो सकता है कि हर महीने मुझे कुछ मिले, लेट पेमेंट की सूरत में भी हो सकता है, या मुमकिन है वो नफे पैसों की सूरत में ना हो, कोई और चीजों में आपके घर पे रहूंगा फ्री में कर्जे के बदले, तो ये सब रिबा है। इस तरह एक है मामले का रिबा, खरीदो फरोख्त में भी एक किस्म का रिबा है जिसे रिबाउल फजल भी कहा जाता है। इंशाल्लाह भी हम आगे जाके थोड़ी सी मिसाल आएगी उसकी, तो इसको रिबाउल मामली को या रिबाउल फजल को बयान करेंगे। तो रिबा नहीं होना चाहिए आपका। और क्या नहीं होना चाहिए? बेस्ड ऑन अनसर्टेनिटी। अगर कोई ऐसा मामला है जिसमें अनसर्टेनिटी है, धोखे का एलिमेंट है, या गैर वाज़ेह चीजें, मुबहम चीजें हैं, तो ये भी ठीक नहीं है। क्योंकि रसूल में आपने फरमाया, नहन नबी अन बई अल गरर, ऐसे मामले से मना फरमाया जिसमें गरर हो। इस तरह कोई मामला जो गैम्बलिंग पर मुश्तमिल हो, बेस्ड ऑन गैम्बलिंग, किमार। कुरान मजीद की वाज़ेह आयत है, यसअलूनका अनिल खम्र वल मैसर, ये आपसे शराब के बारे में और जुए के बारे में पूछता है। कुल फीहिमा इस्मुन कबीर व मनाफिउल लिन्नास, कह दीजिए कि इसमें बड़ा गुनाह है और कुछ इंसानों का फायदा भी है, लेकिन व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफइहिमा, मगर इन दोनों का गुनाह इनके नफे से ज्यादा है। यानी मुमकिन है कोई बोले कि यार मैंने पैसे लगाए, एक के डबल हो गए, मैंने तो अरे एक रातों रात में अमीर हो गया, तो ये चीज तो बड़ी अच्छी है, पैसे आ रहे हैं, इस्लाम कैसे मना कर सकता है? भाई बाज मामलात जो होते हैं वो गैमलिंग पे मुश्तमिल हैं, और गैमलिंग से मुमकिन एक शख्स का नफा हो, लेकिन माशरती तौर पे ये मामलात हेल्दी इकोनॉमी क्रिएट नहीं करते। तो गैम्बलिंग नहीं होनी चाहिए। हम इसके अब मिसालें पढ़ेंगे, जब हम कॉन्टेम्परेरी प्रैक्टिसेस देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह समझ में आने लगेंगी ये बातें। और क्या नहीं होना चाहिए? नॉन कंप्लाइंस विद स्पेसिफिक कंडीशंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट। किसी भी मामले की कुछ शराइत होती हैं जो उसकी बाय विर्च्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, यानी आप कहिए कि उसकी ये जो शराइत होती हैं, ये क्या एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि इन उस शराइत की, उस कॉन्ट्रैक्ट की खास, मसलन मैं कोई चीज बेच रहा हूं तो बेचने की शर्त क्या है कि मैं वो चीज उस शख्स के हवाले करूं,
या वो चीज मैं उस शख्स की मिल्कियत में दूं। लेकिन अगर मैं ये शर्त लगा दूं कि भाई ये मैं चीज आपको बेच रहा हूं लेकिन मालिक आप नहीं है, तो ये जो इसकी इंट्रिंसिक कंडीशंस हैं ये उससे कंप्लाई नहीं कर रहा। तो लिहाजा ऐसे मामलात जिसके अंदर उसकी बेसिक कंडीशंस पूरी ना हो तो वो भी मामला ठीक नहीं है। मैं आपको कोई चीज इजारा पर दूं, लीज आउट करूं और मैं कहूं आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो भाई इजारे का मकसद ही इस्तेमाल करना था और मैं कहूं इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, तो ये इजारा बातिल हो जाएगा। तो ये हमने जो जनरल इसके बेसिक डोंट्स थे और जनरल जो प्रिंसिपल्स थे वो पढ़े। अब हम बात करेंगे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के। अभी देखें, अभी तक हमने कोई स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट शुरू नहीं किया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पे अभी तक हम नहीं आए हैं। अभी हम जेनेरिक कॉन्ट्रैक्ट पे बात कर रहे हैं कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके जनरल प्रिंसिपल्स क्या है, उसमें डोंट्स क्या है और बेसिक कंडीशंस क्या है। तो कहते हैं पहली कंडीशन ये कि कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज के पास कैपेसिटी होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने की। इंग्लिश लॉज में भी कैपेसिटी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है और शरिया लॉज के अंदर भी। इंग्लिश लॉज यूं बता रहा हूं ताकि आप उसको कोरिलेट कर सके, वरना इंग्लिश लॉज हुज्जत नहीं है। इंग्लिश लॉज तो अभी 4 साल पुराने हैं। शरीयत ने उसूल बताए कि जब भी कोई मामला हो तो बालिगैन जो आकिदैन है, जो मामला करने वाले हैं, वो जो है वो मामला अंजाम देने की सलाहियत अहलियत रखते हो। अहलियत किसे कहते हैं? बालिग होने चाहिए। यानी शरई एतबार से अगर बालिग हो, जो शरई एज के एतबार से दीगर उसकी अलामतें बताई गई हैं बुलूग की, वो बालिग हो। बालिग होने के साथ साथ आकिल होने चाहिए। अच्छा, बालिग में बाज ने मुमय्यज की भी इजाजत दी है कि अगर कोई बच्चा बालिग तो नहीं हुआ, 15 साल पे नहीं पहुंचा, दीगर शराइत को पूरा नहीं करता लेकिन अच्छे बुरे को समझता है, तो उसका मामला भी वैलिड है। अलबत्ता इसमें एक इख्तलाफ पाया जाता है और तफसील है। बालिग होने के साथ साथ आकिल होना जरूरी है। आकिल यानी कोई नौजवान है, 25 साल का है, लेकिन अल्लाह ना करे उसका कोई मेंटल प्रॉब्लम है। अब वो जाहिरन बालिग तो है लेकिन वो आकिल नहीं है। तो जब आप कैपेसिटी की बात करते हैं, अहलियत की बात करते हैं, तो एक बालिग है, बुलूगत, एक अक्ल है। तीसरी चीज इख्तियार है। जब कोई मामला इंसान करे तो अपनी मर्जी से करे। मैं बालिग भी हूँ, आकिल भी हूँ, आप बालिग भी आकिल भी हैं, लेकिन मैं आपको मजबूर करूँ कोई काम करने के लिए और आप वो काम मजबूरी में करें, गन पॉइंट के ऊपर करें, तो वो मामला दुरुस्त नहीं होगा। इसी तरह से कोई शख्स महजूर तसर्रुफ ना हो। माजूर तसरुफ क्या कहते हैं? अबाउंडेड बाय वर्च्यू ऑफ लॉ, यानी किसी शख्स को लीगली अपने मामलात अंजाम देने से रोक दिया जाए। मसलन कोई शख्स बैंकरप्ट हो गया है और कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि भाई ये मजीद कोई भी कॉन्ट्रैक्ट मजीद नहीं कर सकता है। बैंकरप्ट होने के बाद तो ऐसा शख्स क्या कहलाएगा? महजूर तसर्रुफ। महजूर यानी जिसे रोक दिया गया, तसर्रुफ यानी कोई भी काम अंजाम देने से। तो ये बुनियादी शराइत हैं कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज की, बालिग हो, आकिल हो, कस्द हो, यानी इरादे से काम करे, इस तरह महजूर तसर्रुफ ना हो। फिर कहते हैं जो सब्जेक्ट मैटर है, जो भी चीज आपका सब्जेक्ट मैटर बन रही है, चाहे वो लीजिंग के लिए हो, चाहे वो सेल के लिए हो, चाहे वो पार्टनरशिप के लिए हो, वो एज पर शरिया एक्सेप्टेड होनी चाहिए। यानी वो शरई एतबार से माल शुमार हो। माल यानी कोई भी चीज, समथिंग विच इज वैल्यूएबल। अब शराब वैल्यूएबल है वो लोग जो पीते हैं या जो इसका कारोबार करते हैं, लेकिन शरई एतबार से शराब की हैसियत नहीं है। शराब पीना हराम है तो उसका खरीदना बेचना भी हराम है। तो लिहाजा उर्फी एतबार से, बाय कस्टम्स, तो शराब एक वैल्यूएबल चीज है, लेकिन शरई एतबार से वो चीज माल शुमार नहीं होती, वैलिड नहीं शुमार होती। लिहाजा ऐसी चीजों के साथ मामला करना भी दुरुस्त नहीं है। मसलन पोर्क, अल्कोहल, या फिर कुछ काम जैसे फॉरबिडन सर्विसेज। ये आपका कोई शख्स शराब बनाने के लिए काम करे, कोई हराम काम जैसे कहते हैं ना कत्ल करने के लिए या चोरी करने के लिए कोई किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करे, तो ये मामला दुरुस्त शुमार नहीं होगा। अब ये मिसालें हैं आपके सामने। अब आप इससे कयास, अब कयास का मतलब ये है कि आप इससे समझ लीजिए कि यही मिसालें आप फिट करते रहे कि वो चीज़ें नॉन कंप्लाइंट होती हैं, वो तरीके, वो कॉन्ट्रैक्ट अज खुद ठीक नहीं होगा। तो जब हम कोई मामला आगे जाके देखेंगे, चाहे वो बिटकॉइन का हो, चाहे वो फॉरेक्स ट्रेडिंग का हो, पहले हम उस चीज़ को देखेंगे, कमोडिटी को, फिर हम उसके तरीक़ेकार के ऊपर बात करेंगे। ठीक है? फिर कहते हैं द कंपनसेशन, जो उस सब्जेक्ट मैटर की कंपनसेशन होगी, उसकी नेचर, टाइप, डिलीवरी, ऑल अदर रिक्वायर्ड डिटेल्स जो हैं वो सारी की सारी पता होनी चाहिए। वरना मैंने आपको बताया था कि जो कॉम्पनसेटरी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो इनवैलिड हो जाते हैं। इसी तरह से एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मैं और आप मामला करना चाह रहे हैं, लेकिन आप बालिग भी हैं, आकिल भी हैं, इरादा भी रखते हैं, महजूर तसर्रुफ भी नहीं है, मैं भी, तमाम चीजें ठीक है, लेकिन हम मामला कर ही नहीं रहे।
भाई जब तक हम इजहार नहीं करेंगे बाय वर्ड और बाय एक्शन, तब तक कि कैसे पता चलेगा कि मैंने ये चीज आपको बेची या आपने वो चीज मुझसे खरीदी। तो कहते हैं कि ईजाब और कबूल होना चाहिए, जो कि बाय वर्ड्स हो सकता है, बाय एक्शन हो सकता है, फिजिकली हो सकता है, डिजिटली हो सकता है, यानी मोबाइल पे भी हो सकता है, ईमेल पे भी हो सकता है। शुड बी फ्री फ्रॉम एनी कंटिजेंसी। जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है वो मैंने कल भी बताया था विद इमीडिएट इफेक्ट होता है, मुनज्जज होता है, मुअल्लक नहीं होता। यानी मैं ये नहीं कहूंगा कि ये मैं आपको मोबाइल बेचता हूँ 15 दिनों बाद। अगर आप ये कह के बेचते हैं कि मैं 15 दिनों बाद बेचता हूं, तो ये 15 दिनों तक वादा है सिर्फ। आप 15 दिन में 15वें दिन चाहें तो बेचें, चाहें तो ना बेचें। शरई एतबार से बेचने का मतलब है मैं अभी इस वक्त बेचता हूं। इंग्लिश लॉज में इसको एक्सेप्ट किया गया है कि जो अगर कोई मामला फ्यूचर डेट पे शुरू किया जाए तो वो हो सकता है। लेकिन यहाँ पे बाज मसाइल हैं, मतलब मैं 10 दिन के बाद कहूँ कि मैं नहीं बेच रहा, और कॉन्ट्रैक्ट आके 15 दिन बाद, तो आप निकल सकते हैं। तो अगर आप निकल ही सकते हैं तो गोया ये खुद एक प्रॉमिस बनाइए, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाइए। प्रॉमिस की डेफिनेशन को पूरा करता है, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन को पूरा नहीं करता। ये आपकी बुनियादी शर्त हो गई इजाब कबूल की। फिर आपकी हो गई द मोटिव ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट नॉट बी इनवैलिड एज पर शरिया सच एज सेलिंग ग्रेप्स टू प्रिपेयर वाइन। आपका जो मामला है उसका मकसद भी ठीक हो। कोई शख्स अंगूर इसलिए बेच रहा है ताकि इससे शराब बनाई जाए, उसका मकसद ये हो, तो ये मामला करना हराम है। लेकिन अगर वो कोई शख्स अंगूर बेचता है और बाद में कोई जाके शराब बनाए, तो वो उसका अमल है, जो बना रहा है बेचने वाले का कोई मसला नहीं है। कोई मसलन हराम कामों के लिए अपना घर किराए पर दे, यानी मखसूसन हराम कामों के लिए। अभी हम बात करें कन्वेंशनल बैंक्स के हवाले से भी, तो आपको ये सारी मिसालें समझ में आ जाएंगी इंशाअल्लाह। तो जो किसी भी मामले का मकसद है वो भी जायज होना चाहिए। नाजायज मकसद के लिए भी अगर काम किया जाए तो वो खुद ही इनवैलिड हो जाता है। फिर कहते हैं ऑल कॉन्ट्रैक्ट शुड कंप्लाई द स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ द पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट, जो हमने पहले बात की कि हर कॉन्ट्रैक्ट का एक नेचर है खास। सेल कॉन्ट्रैक्ट का नेचर क्या है कि आप चीज को बेचते हैं, ओनरशिप ट्रांसफर करते हैं। इजारा क्या होता है, लीजिंग, कि आप ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करते, यूजुफ्रक ट्रांसफर करते हैं। पार्टनरशिप क्या होती है कि आप ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करते बल्कि कमिंगल करते हैं फंड को, और उससे कोई एक्टिविटी करते हैं। तो हर एक कॉन्ट्रैक्ट की, मसलन निकाह का क्या है कि दोनों मियाँ बीवी बन जाते हैं, अब वहां पे खरीदो फरोख्त का कोई सूरत हाल नहीं होती है। तो कहते हैं कि हर एक कॉन्ट्रैक्ट की कुछ स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक कंडीशंस हैं, वो भी पूरी होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमने जनरली जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको मुकम्मल कर लिया है। अब हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की स्पेसिफिकली। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या है, यानी अक्द बै, अरबी में से बै कहते हैं, बै शरा, खरीदना बेचना। अंग्रेजी में से सेल परचेज एग्रीमेंट कहते हैं, उर्दू में खरीदना बेचना। अब हम सेल कॉन्ट्रैक्ट की शराइत को बतौर खास देखेंगे। कहते हैं कि सेल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि आप किसी स्पेसिफिक एसेट की ओनरशिप को ट्रांसफर करते हैं, और एसेट ऐसा एसेट हो जो कि परमिसिबल हो। यानी मैंने आपसे अभी पहले भी जिक्र किया कि परमिसिबल होने का मतलब क्या है, एक चीज उमूमी तौर पे मुमकिन है खरीदी बेची जाती हो, तो सिर्फ उसका माशरे में खरीदा बेचा जाना इस बात की दलील नहीं है कि वो मामला ठीक होगा। शराबें बहुत खरीदी बेची जाती हैं ऐसे ममालिक में जो मसलन नॉन मुस्लिम कंट्रीज के अंदर, या बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज में भी ये सब है बैरल चीजें। तो चूंकि बिकता है तो क्या वो चीज जायज हो जाएगी, कहेंगे नहीं जायज नहीं है। एज पर शरिया परमिसिबल होनी चाहिए। बेचने वाले को बायर कहते, सेलर कहते हैं, अरबी में से बाय कहते हैं आयन के साथ। और खरीदने वाले को परचेजर, मुश्तरी कहते हैं अरबी में। और कीमत को समन कहते हैं। तो अरबी टर्म्स लिखने का मकसद ये था कि आपकी थोड़ी सी हम आहंगी हो जाए, इससे फेमिलियरिटी हो जाए बस। वरना आप अगर इसको सेल, परचेज, परचेजर, सेलर और उसकी प्राइस और कंसल्ट का सब्जेक्ट मैटर भी बोल दें तो भी काफी है। कहते हैं पहली शर्त क्या है, पहली शर्त वही है जो पहले गुजरी है। कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज मस्ट possess द एलिजिबिलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जो मामला करने वाले लोग हैं उसके अंदर अहलियत होनी चाहिए। अहलियत क्या होती है, बालिग होना, आकिल होना, इरादा होना, कस्द होना, और महजूर तसर्रुफ का बेचता हूँ, यानी मैं आपको आईफोन 17 बेचूंगा, ये रैम होगी, ये रोम होगी, वगैरह वगैरह। तो वहां पे कोई भी आईफोन आपको अगर दे दिया जाए
जिसके अंदर वो स्पेसिफिकेशंस पाई जाती हो, तो वो मामला ठीक हो जाएगा। तो कभी कभार आइडेंटिफाइड होता है जो सब्जेक्ट मैटर होता है, कभी स्पेसिफाइड, दोनों चीजें ठीक हैं। इसी तरीके से पेमेंट जो है, पेमेंट कभी आपकी इधर स्पॉट होती है कि आप कभी फॉरेन पेमेंट करते हैं, जिसे आप कहते हैं नकद मामला। आप कोई चीज खरीदते हैं, फौरन पैसे देते हैं। और कभी कभार वो चीज उधार पर होती है, यानी आपने चीज तो खरीद ली और पैसे आप बाद में देंगे। इसी तरह से सब्जेक्ट मैटर जो है, ये मस्ट बी डिलीवरेबल, मकदूर तस्लीम। आप जो चीज बेचें वो ऐसी हो जो आप दे सकते हो, डिलीवरी दे सकते हो। मोबाइल तो मेरा है, गाड़ी तो मेरी है, लेकिन वो छिन गई है। अब चूंकि गाड़ी छिन गई है तो छिनी हुई गाड़ी नहीं बेची जा सकती, अगरचे वो गाड़ी आपकी है, ऑन पेपर आपकी है, लेकिन वो डिलीवर नहीं की हाँ, अगर आप डिलीवरी दे सकते हैं, आपको पता है कहाँ पर है, कैसे देनी है, तो फिर उसको बेचा जा सकता है। इसी तरह से जो चीज बेची जा रही है उसको बेचते हुए कब्जे में होना जरूरी है। अलबत्ता कब्जे में होने ना होने में फर्क पाया जाता है। इमामिया के नजदीक यानी शिया मकतब फिक्र के नजदीक कब्जा होना बेहतर है, जरूरी नहीं है। अहले सुन्नत में भी बाज मकातब फिक्र के नजदीक कब्जा होना जरूरी नहीं है, जैसे मालिकी और हनाबिला के नजदीक। अलबत्ता शाफिया और हनाबिला, शाफिया और अहनाफ के नजदीक कब्जा होना जरूरी है हर चीज में। कब्जे का मतलब ये नहीं कि वो चीज आपके हाथ में हो, यानी आपकी उसके ऊपर अथॉरिटी हो। घर है तो उसकी चाबी आपके पास हो, आप डिलीवर कर सकते हो। गाड़ी जरूरी नहीं है कि आपके पास आप उसमें बैठे हो, बल्कि आप उसे डिलीवर कर सकते हो। इसे पोजेशन, इमामिया ने इसका नाम मकदूर तस्लीम रखा है। तो कब्जा होना ना होना इसके अंदर इख्तलाफ पाया जाता है। इसी तरह से खरीदो फरोख्त में रिबा नहीं होना चाहिए। रिबा क्या होता है? चंद चीजें ऐसी हैं इमामिया के नजदीक, मैं पहले बता दूं फिर दीगर मकातब फिक्र की बताऊंगा। शिया मकतब फिक्र के नजदीक वो चीज जिसको नापा या तोला जाता है, नापा या तोला जाता है, विच इज मेजरेबल और वेटेबल, अगर इसको किसी ऐसी चीज के साथ बेचा जाए जिसको नापा और तोला जाता है, यानी दोनों जगह पे नापने और तोले जाने वाली चीज है, आटे को आटे के बदले, चावल को चावल के बदले, गंदम को गंदम के बदले, तो वो चीजें जो नापी और तौली जाती हैं, अगर वो दोनों एक जैसी हो, हमजिन्स हो, यानी आटे को आटे के बदले हो, चावल को चावल के बदले हो, तो वो बराबर होनी चाहिए, ये लाजमी है। सही है। लेकिन अगर वो चीजें नापे और तोले जाने वाली चीजें ना हो तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जो है वो कम या ज्यादा भी हो सकती हैं। अहले सुन्नत में जो राय मिलती है वो दो हैं। पहली राय तो ये है कि जो मैंने कल कयास में आपको पूरा एक मिसाल दी थी कि छह चीजें हदीस में आई हैं, सोना चांदी गंदम जौ गेहूं नमक वगैरह, कि इन चीजों को जब बेचा जाएगा, इन चीजों के बदले में तो बराबर हो और स्पॉट हो, और इनके अलावा बेचे, यानी सोने को सोने के बदले नहीं, सोने को चांदी के बदले बेचे, तो फिर स्पॉट होना जरूरी है। अलबत्ता उसका एक्सेस चलेगा, एक्सेस में कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे दो तरह की फिक्रें हैं। एक ये है कि भाई छह चीजें हदीस में आई हैं, छह चीजें ही हराम है, या छह चीजों को इस तरह से बेचना है, बाकी चीजों में ये शर्त नहीं है। दूसरी राय क्या है? दूसरी राय ये है कि भाई छह चीजें मिसाल के तौर पर बयान की गई हैं, अब आप देखें इसके अंदर वजह क्या है, यानी वही कयास मुस्तंबितुल इल्ला, वजह क्या है इसके अंदर रिबा की। तो कोई कहता है इसमें रिबा मकीलो मौजून होना है, यानी मेजरेबल वेटेबल होना है। कोई कहता है इसके अंदर मतऊम होना है, यानी वो चीजें जो खाई पी जाती हैं, तो ऑल ईटेबल्स जो आइटम है उसके अंदर रिबा होता है। कोई कहता है नहीं, जो चीजें करेंसी बन सकती हैं, समन बन सकती हैं, उसके अंदर रिबा हो सकता है। इसमें एक इख्तलाफ है। तो बहरहाल रिबा नहीं होना चाहिए। आगे हम चंद मसाइल के अंदर इसकी तफसील मजीद बताएंगे। अब आ जाएं इसकी कॉन्टेम्प्ररी एप्लीकेशंस के ऊपर। पहला सवाल हमसे अक्सर होता है डिजिटल करेंसी, बिटकॉइन, या पहले हम करेंसी की बात करते हैं और उसके बाद फिर हम बात करते हैं डिजिटल करेंसी के ऊपर। करेंसी की खरीदो फरोख्त कैसा है, क्या करेंसी में रिबा होता है या नहीं होता, ये एक बहुत अहम सवाल है। अभी ईद आने वाली है, ईद पे अक्सर लोग नोट बेच रहे होते हैं, तो इसके अंदर आया सूद है या नहीं है। कहते हैं कि आज की जो करेंसी है मजमूई तौर पे पूरी दुनिया में, ये फियाट करेंसी है। फियाट यानी ये एतबार है सिर्फ, यानी ये गोल्ड और सिल्वर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ना इसकी वैल्यू गोल्ड और सिल्वर की वजह से, बल्कि ये अज खुद सिर्फ एक एतबार है, लीगल टेंडर है। हुकूमत ने कहा ये नोट चल रहा है 100 का, कल बंद कर दें तो बस वो नोट खत्म, वो जीरो हो गया, उसकी वैल्यू खत्म हो गई है। तो कहते हैं टुडेज करेंसी फियाट करेंसी, आज की करेंसी जो है वो फियाट करेंसी है। और एज पर शरिया ये माल शुमार होगी, क्योंकि एतबार देने से अगर लोग इसको मोतबर समझें, इसका इस्तेमाल करने लगे और हुकूमत का एतबार हो, तो ये माल है, माल शरई है, यानी इसका इस्तेमाल करना, इसके जरिए खुम्स ज़कात अदा करना जायज़ है, कोई हर्ज नहीं है। सही है। इसके ऊपर ज़कात लगती है या नहीं, इसके ऊपर एक
डिबेट है, जो मैं कल भी बता चुका हूं कि इमामिया के नजदीक खुद करेंसी के ऊपर जक़ात नहीं लगती, क्योंकि करन जक़ात नौ खास चीजों पे लगती है, इसके अलावा चीजों पर जक़ात होने के लिए दलील चाहिए, दलील हमारे पास नहीं है। हाँ, वो अफराद जो करेंसी पे जक़ात के कायल हैं उनके नजदीक दलील कयास है, वो समझते हैं कि उस दौर में दिरहम और दीनार थे, आज करेंसी है, तो लिहाजा उसके ऊपर जक़ात थी, इस पर भी जक़ात होगी। इमामिया के नजदीक जक़ात नहीं है करेंसी के ऊपर, इस वजह से। बहरल, तो करेंसीज में आ जाए, करेंसीज की खरीदो फरोख्त में कहते हैं कि वो करेंसी जो फिजिकल करेंसीज हैं, डिजिटल का मतलब जो अभी डिजिटली इशू हो, जैसे सेंट्रल बैंक बैक्ड डिजिटल करेंसी सीबीडीसीज हो या क्रिप्टोज हो, उसकी बात नहीं कर रहे हम कह रहे हैं फिजिकल करेंसी। मसलन मेरे मोबाइल के अंदर जो मेरे बैंक अकाउंट में जो पैसे आ रहे हैं, वो एक फिजिकल करेंसी नोट को रिप्रेजेंट करते हैं एक्चुअली, यानी मैंने पैसे कहीं ना कहीं जमा कराए थे, किसी ने मुझे पैसे देने हैं, तो उसने फंड ट्रांसफर किया है। तो अभी ये डिजिटल रिप्रेजेंटेशन है, फुली डिजिटल करेंसी नहीं कहलाती है। तो इस फर्क को आप लोग जहन में रखिएगा। तो डिजिटल करेंसी, ये जो करेंसीज जो खरीदी बेची जा रही हैं, अगर तो ये दो अलग करेंसीज हैं, यानी एक जगह डॉलर है, एक जगह रुपया है, और रुपया हर मुल्क का अलग शुमार होगा, इंडिया रुपी अलग होगा, श्रीलंकन रुपी अलग शुमार होगा, इसी तरह पाकिस्तानी रुपी अलग शुमार होगा। तो एक जगह रुपी है, एक जगह डॉलर है, इन दोनों को आपस में खरीदना बेचना है। इमामिया के नजदीक, सबसे पहले मैं बताऊं, इमामिया के नजदीक अगर आप इसको कम ज्यादा पे खरीदते बेचते हैं, मार्केट रेट से कम ज्यादा पे खरीदते बेचते हैं, या फिर मसलन आप इसके अंदर डेफर्ड डिलीवरी के साथ खरीदते बेचते हैं कि एक चीज आप पैसे अभी देंगे, डॉलर अभी देंगे, रुपी बाद में मिलेगी, कोई हर्ज नहीं है, तीनों सूरतों में मामला जायज है। कोई बोले इसमें रिबा नहीं है, रिबा इसलिए नहीं है क्योंकि करेंसी जो है वो ना मेजरेबल है, ना वेटेबल है, बल्कि काउंटेबल अशिया में से है। तो इमामिया के नजदीक चूंकि काउंटेबल है, इसके अंदर रिबा के हकाम जारी नहीं होते। और इसी तरह से बेउस सर्फ के हकाम, यानी इमीडिएट पोजेशन हो दोनों चीजों के ऊपर, ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि ये जो करेंसी है सोना चांदी नहीं है, ना ये सोने चांदी को रिप्रेजेंट कर रही है। ये इमामिया की राय है, दूसरे मकातब फिक्र की राय मैं बताता हूँ आपको। तो पहले समझें, अगर दो अलग करेंसीज हैं, $100 को आप रुपए के बदले बेच रहे हैं, तो दोनों का बराबर होना, मार्केट रेट के ऊपर होना जरूरी नहीं है। डिलीवरी डेफर्ड भी हो सकती है, दोनों सूरतों में जायज है, स्पॉट भी डेफर्ड भी, मार्केट रेट अबव मार्केट रेट, दोनों सूरतें जायज है। अब आ जाएं, दोनों करेंसीज एक जैसी हैं, यानी रुपए को रुपए के बदले, पाकिस्तानी रुपए को पाकिस्तानी रुपए। अच्छा, रुपए में याद रखें, इसमें नोट और सिक्कों में फर्क नहीं है। कोई बोले मैं 100 सिक्कों को नोटों के बदले भेज दूं, जब तक कि वो एक मुल्क की करेंसी, तो एक मुल्क की करेंसी शुमार होगी, ठीक है। तो अगर मैं 100 रुपए को 100 रुपयों के बदले अगर सेम करेंसी होगी, माजरत, अगर सेम करेंसी होगी तो इमामिया के नजदीक सेम करेंसी को भी एक्सेस में बेचा जा सकता है, मगर स्पॉट होना जरूरी है, यानी 100 रुपए को 110 रुपए के बदले बेचा जा सकता है स्पॉट। मसलन अभी आपके सामने ईद आएगी, आप जब जाते हैं फ्रेश नोट्स लेने, बैंक से मिल गए तो मिल गए, अगर नहीं मिले तो आप अगर प्राइवेट मनी एक्सचेंजर्स के पास जाएं, तो वो आपसे एक गड्डी देते हैं 10,000 रुपए की मसलन, और वो आपसे लेंगे 10,500 रुपए, 500 रुपए इजाफी ले रहे हैं। तो क्या ये सूद है या नहीं है? इमामिया के नजदीक ये सूद नहीं है, जब तक कि ये मामला स्पॉट हो रहा है सूद नहीं है, लेकिन अगर ये डेफर्ड होगा तो फिर सूद है, और ये मामला दुरुस्त नहीं है। यानी मैं 100 रुपए या 10,000 रुपए 1,000, 10,000 या 11,000 के बदले बेचूं उधार पर, ये दुरुस्त नहीं है, लेकिन अगर स्पॉट हो तो दुरुस्त है। तो ये रूलिंग है, इस रूलिंग को अपने जहन में रखें। अलबत्ता अहले सुन्नत में अगर आप बात करें, बिलखुसूस अहनाफ में, चूंकि पाकिस्तान में अहनाफ की तादाद ज्यादा है, चाहे बरेलवी हो चाहे देवबंदी हो, मजमूई तौर पे दोनों में फर्क हो सकता है कि किस तरह वो नतीजे तक पहुंचे, वो फर्क भी मुझे मेरे इल्म में है। अलबत्ता हमें जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको उसकी क्रक्स बताता हूँ, ताकि असल मकसद आप, असल मतलब आपके जहन में रहे। वो ये कि अहले सुन्नत के नजदीक अगर दो करेंसीज हैं अलग, तो दो करेंसीज को मार्केट रेट पे बेचा जाए, चाहे डेफर्ड भी हो। मार्केट रेट होना वहां शर्त करार दिए गए, मार्केट रेट हो चाहे डेफर्ड भी हो, ठीक है, उमूमी तौर पे यही राय ली गई है। यानी डॉलर को रुपए के बदले डेफर्ड बेच सकता है, आज आप डॉलर ले लें, रुपए बाद में दें, लेकिन मार्केट रेट के ऊपर एक्सचेंज करें उसका, ठीक है। लेकिन अगर ये करेंसीज एक जैसी हो, यानी डॉलर को डॉलर के बदले, रुपए को रुपए के बदले, तो उस सूरत में ये बराबर भी होनी चाहिए और स्पॉट भी होनी चाहिए।
ठीक है, इसकी वजूहात वही है जो रिबा के हराम होने की है। रिबा किन चीजों में? रिबा सिर्फ मकीलो मौजून में, रिबा सिर्फ समन बनने वाली चीजों में, रिबा सिर्फ खाने पीने वाली चीजों में, या रिबा सिर्फ उन 6 चीजों में है? अब इसके ऊपर इख्तलाफ है। जो कयास को हुज्जत मानते हैं उनके नजदीक कयास के जरिए वो जो एक नतीजे तक पहुंचते हैं, अहले सुन्नत के नजदीक इमामिया चूंकि कयास मुस्तंबितुल्लाह को हुज्जत नहीं समझते, और रिवायात में आइम्मा अहले बैत से आया कि ला रिबा इल्ला मा युकालु युज़न, रिबा सिर्फ मकीलो मौजूद में, तो मशहूर फुकाहा इमामिया सिर्फ रिबा को मेजरेबल वेटेबल चीजों में समझते हैं। करेंसी चूंकि मेजरेबल वेटेबल नहीं है, लिहाजा रिबा नहीं है उसके अंदर। अलबत्ता बास फुकाहा इमामिया में भी ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं, नोटों में भी रिबा होगा। मसलन शहीद मुताहरी रहमतुल्लाह अलैह, आयतुल नासिर मकारिम शिराजी, इनकी राय में सेम करेंसीज को एक्सेस पे नहीं बेचा जा सकता। खैर, तो ये मैंने आपको अहले सुन्नत अहले तशय्युअ दोनों की आरा को बता दिया है करेंसी के हवाले से। अब आ जाए डिजिटल करेंसी के ऊपर। डिजिटल करेंसी चाहे वो स्टेट बैंक इशू करे जैसे सीबीडीसी कहा जाएगा, या फिर जो आज की क्रिप्टो करेंसीज हैं, क्रिप्टो में वो आप बिटकॉइन कहिए, थीरियम कहिए, रिपल कहिए, जो भी एक्स वाई जेड, कहते हैं कि डिजिटल करेंसी में है above mentioned rulings if accepted by the government as a legal tender। देखें, एक मर्तबा होता है किसी भी क्रिप्टोज का डिजिटल एसेट के तौर पे देखना, एक मर्तबा इसको करेंसी के तौर पे देखना, इन दोनों बातों में फर्क है। वो सोना जो मार्केट में मिल रहा है वो आपका लीगल टेंडर नहीं है। यानी कोई चाहे तो कह दे कि भाई मैं इसको कीमत के तौर पे वसूल नहीं करूंगा, सही है, लेकिन जो आपका नोट है वो लीगल टेंडर है। तो मिक्स नहीं करें, डिजिटल एसेट होना अलग चीज है और उसको करेंसी का स्टेटस मिलना अलग चीज है। तो कहते हैं कि अगर ये जो जितनी डिजिटल क्रिप्टोज हमारे सामने मौजूद हैं, या फिर जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या कोई भी बैंक खुद अपनी डिजिटल करेंसी को इशू करें, तो कहते हैं ये उस वक्त जब स्टेट बैंक इसको एक्सेप्ट कर ले, गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर ले, तो ये लीगल टेंडर हो जाएगा, इसके ऊपर वही तमाम अहकाम जारी होंगे जो जनरल करेंसीज के ऊपर होता है। लेकिन जब तक कि इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, तब तक कि इससे इज्तनाब किया जाए करेंसी के तौर पर। हाँ, इसको जनरली खरीदने बेचने में हम क्या अभी आगे जाके देखते हैं कि हम इसको करेंसी के तौर पे नहीं, हम एक जनरली एसेट के तौर पर देख सकते हैं या नहीं, वो बताते हैं आपको। ये करेंसी हो गई हमारी। फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है? डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे फॉरेन एक्सचेंजेस हो रही होती है, ट्रेडिंग हो रही होती है, बाइंग एंड सेलिंग होती है पेयर्स की। और यहाँ पे आप प्रॉफिट रेट जो है, प्रॉफिट फ्लक्चुएशन से, रेट फ्लक्चुएशन से प्रॉफिट कमाते हैं। नहीं, आज आपने कोई करेंसी मसल फॉर एग्जांपल आपने डॉलर खरीद लिया 260 का, और शाम में वो 280 का हो गया, आप बेच के निकल जाए 280 में, ठीक है, कोई हर्ज नहीं है इसके अंदर। इसी तरह से आपने यूरो खरीद लिया। फॉरेक्स के अंदर जो मसला है वो है लेवरेज का। लेवरेज क्या होता है कि आपके अकाउंट में 10 रुपए हैं या 1,000 रुपए हैं और आप 10,000 की ट्रेड खोल सकते हैं, ये दुरुस्त नहीं है लेवरेज। क्योंकि लेवरेज जो होता है गोया एक सूदी कर्जा होता है, आपको दिया जाता है। आप जाहिर है उसके अंदर जो आप लेवरेज इस्तेमाल करेंगे, आप उसके अंदर प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर को कोई ना कोई प्री डिटरमाइंड कोई इजाफा दे रहे होते हैं। मुमकिन है कोई बोले ये कन्वेंशनल कर्ज नहीं, ये तो एक लिमिट है। लिमिट की गोया वही सूरत हाल होगी कि आपको एक कर्जे के तौर पे दिया गया कि अगर आप ये लिमिट इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो गोया आपने हमारी तरफ से किया हुआ है इसको इस्तेमाल, आप बाद में हमें सेट ऑफ कर दें। तो लेवरेज से बचना जरूरी है। इसी तरह जो पुट एंड कॉल ऑप्शंस होते हैं आपके, यानी जो ऑप्शन ट्रेडिंग होती है वो ये होती है कि आप पैसे लगाते हैं गोया एक अंदाजे पे। मैंने आज एक ट्रेड खोली 1 लाख रुपए की और उसके ऊपर सिर्फ 10,000 रुपए लगाए, ठीक है, 10,000 रुपए लगाए। अगर ये बढ़ गई तो नहीं, दो सूरतें बताता हूं। एक तो सूरत होती है सिंपल एजम्पशन बेस्ड, वो क्या होती है, मैंने आपको सिर्फ एक ट्रेड खोली डॉलर के ऊपर कि वो डॉलर आज 280 से 290 हो जाएगा, और मैंने एक पैसे लगाए। अगर तो वो 290 पर हो गया तो मैं प्रॉफिट लेके निकल जाऊंगा मार्केट से, और ठीक है। लेकिन अगर वो 280 से नीचे आ गया तो मेरा लॉस हो गया। यहां पर एक्चुअली कोई सेल परचेज नहीं होती है, यहाँ पे गोया एक आपके एक अजम्पशन है जिसको बाद लोग जस्टिफाई करते हैं एजुकेटेड हाइपोथेसिस के नाम से, ये दुरुस्त नहीं है। अगर आप प्रॉफिट कमाते हैं एक्चुअल सेल परचेज पे, सेल परचेज एक्चुअल का मतलब ये नहीं है कि आपके हाथ में डॉलर आ जाएं, आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो, काफी है। लेकिन आप कोई चीज खरीदें, डॉलर खरीदा, डॉलर ऊपर चला गया, डॉलर बेच दें, नफा जायज है। लेकिन सिर्फ अजम्पशन करना कि आज ऊपर जाएगा या नहीं और उसके ऊपर एक बिड लगाना और बिड के नतीजे में पैसा करना, वो सिर्फ जुआ और कुछ भी नहीं है। एक सूरत ही है। दूसरी होती है ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है? आप एक ट्रेड खोलते हैं, उसके अंदर एक पैसे लगाते हैं और फ्यूचर डिलीवरी होनी होती है उसकी, सही है।
और आप कहते हैं कि अगर तो उस दिन मार्केट रेट पे इतने ही पैसे पे ये चीज मिल रही हुई तो मैं आपसे खरीद लूंगा, और अगर कम पर हुई तो जाहिर है मैं आपसे क्यों खरीदूं, मैं मार्केट से ले लूंगा। और आप जो पैसे मैंने आपको दिए वो आप रख लें, और अगर बढ़ गई तो तब भी प्रॉफिट जो है वो आपका, जब बढ़ गई तो उसके बाद आप मुझे डिलीवर कर देंगे, मेरा प्रॉफिट हो गया वो। इसे कहते हैं फ्यूचर। फ्यूचर कोई भी ऐसा मामला जिसमें दोनों जो कंपनसेशन और उसकी सब्जेक्ट मैटर है, अगर दोनों बाय वर्च्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डेफर्ड हो तो हमारे फुकाहा से जायज नहीं समझते। अहले सुन्नत अहले तशय्युह दोनों के नजदीक ये बेउल काली बिल काली है। यानी अगर मैं कहूं मैं आपको डॉलर बेचता हूं, आप बोलते हैं कि हाँ मैं आपको उसके बदले डॉलर खरीद रहा हूं इतने रुपए में, और दोनों की डिलीवरी फ्यूचर डेट पर है, जिसे आप इंटरेस्ट रेट स्वैप्स कहते हैं या करेंसी स्वैप कहते हैं, ये दुरुस्त नहीं है। ये सब प्रॉमिस है, कॉन्ट्रैक्ट शुमार नहीं होते। ये वाले कॉन्ट्रैक्ट एज पर शरिया वैलिड नहीं है। तो ये इतनी सी बात है, इसको समझ लीजिए। हाँ अगर आप डे ट्रेडिंग कर रहे हैं, मसलन करेंसी खरीद के बेच देते हैं, उसको होल्ड करके बेच देते हैं, लेवरेज के बगैर काम कर रहे हैं, तो ये दुरुस्त है। मुमकिन है कोई बोले अगर ये सब नहीं तो नफा क्या है, तो ये बनाए प्रोडक्ट इस तरह का है जिसके अंदर एलिमेंट है गैम्बलिंग का, जिसमें एलिमेंट है, यानी ह्यूज अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी है ये सब। अब इसके नतीजे क्या होता है, कुछ लोग अचानक अमीर हो गए तो कहता रहे कि बड़ी अच्छी चीज है, और फिर अक्सर लोग पैसा लगाते हैं और सबका नफा नहीं होता, प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर ही के लिए एक बेनिफिट हो रहा होता है। तो फॉरेक्स के अंदर फॉरेक्स किया जा सकता है, कोई हर्ज नहीं है, रिलायबल प्लेटफॉर्म होना चाहिए आपका। सेल परचेज की बेस के ऊपर करें, खरीदें, नफा प्राइस बढ़ जाए बेच दें, दुरुस्त है। लेवरेज ना करें, फ्यूचर्स ना करें। और इसी तरह से जो आपके स्वैप्स होते हैं या पुट और कॉल ऑप्शन जहां पे सिर्फ आप एक बिड लगाते हैं वो दुरुस्त नहीं है। मैंने ये बहुत आसान लफ्जों में आपको बड़े आसानी से बता दिया। अब अगर कोई छोटे छोटे सवाल इसके अंदर करे तो मैं ही चाहूंगा इसको दोबारा पढ़े और समझे इन चीजों को। ड्रॉप शिपिंग क्या होती है? ड्रॉप शिपिंग ये होती है कि आप कोई चीज, ड्रॉप शिपिंग दो तरह से हो सकती है, या आप एक मिडिल मैन है। मिडिल मैन क्या है कि आप ऑर्डर लेते हैं, किसी मार्केटिंग एजेंसी का पार्ट है, किसी स्टोर का, आपके पास ऑर्डर आता है, आप ऑर्डर प्रोसेस करवाते हैं और आपको पैसे मिल जाते हैं अपने ऑर्डर के बदले। ठीक है। और आप जो डिलीवरी है वो करवा देते हैं। मसलन फॉर एग्जांपल एक स्टोर है XYZ स्टोर, मैं उसका एक मार्केटिंग एजेंट हूँ, मैं उसकी मार्केटिंग कर रहा हूँ, मेरे पास ऑर्डर आता है तो वो मैं उसका सिर्फ मार्केटिंग एजेंट हूँ, मैं ऑर्डर प्रोसेस करवाता हूँ, यानी सारे एड्रेस वगैरह लेता हूँ, पेमेंट लेता हूँ और डिलीवरी करवा देता हूँ। अगर ड्रॉप शिपिंग का मतलब ये है जिसमें एजेंसी है सिर्फ बीच की, ये दुरुस्त है, कोई हर्ज नहीं है, एजेंसी के पैसे भी लिए जा सकते हैं। दूसरी सूरत ये होती है कि नहीं, ड्रॉप शिपिंग का मतलब ये है कि आप ये कह रहे हैं कि इन्वेंट्री मेरी है, और एक्चुअली आपकी कोई इन्वेंट्री नहीं होती है, आप कोई इन्वेंट्री मेंटेन नहीं कर रहे होते हैं। क्योंकि ड्रॉप शिपिंग होती इसलिए कि आपके पास अगर आप इन्वेंट्री मैनेज करेंगे तो आपकी स्टार्टअप कॉस्ट बहुत हो जाएगी, आपको इन्वेंट्री होल्ड करना पड़ेगी, और आपको बहुत सारे काम खुद से करना पड़ेंगे। अब आप क्या करते हैं कि स्टोर्स दे देते हैं बाज लोगों को अपने, और स्टोर्स के गोया वो मालिक हैं, वो लोगों को ये प्रेटेंड करते हैं कि भाई ये चीज मोबाइल मेरे पास है। जैसे ही मोबाइल का ऑर्डर आता है वही ऑर्डर आगे फॉरवर्ड कर देते हैं आगे, और आगे से प्रोसेस हो जाता है, यानी वो आगे से खरीदते हैं और फिर प्रोसेस करवा देते हैं, यानी डिलीवरी डायरेक्ट जो है वो अल्टीमेट बायर को मिल जाती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि वो चीज वो खरीदते हैं लेकिन उसकी पोजेशन नहीं लेते, पोजेशन लिए बगैर आगे बेच देते हैं। तो अब यहाँ पर दो राय पाई जाती हैं। एक राय यह है कि कब्जा करके बेचे। अहले सुन्नत में जैसे मैंने बताया अहनाफ और शाफिय्या के नजदीक कब्जा होना जरूरी है, मालिकिया के नजदीक सिर्फ ईटेबल चीजों के अंदर कब्जा जरूरी है। इसी तरह हनाबला के अंदर भी दो अकवाल पाए जाते हैं, ईटेबल का या फिर मेजरेबल या वेटेबल चीजों का। इमामिया के अंदर मेजरेबल या वेटेबल चीजों के अंदर कब्जा होना जरूरी है, उसके बाद बेचा जाए, वरना ये मामला ठीक तो है लेकिन मकरूह शुमार होगा तब भी, यानी मामला तब भी ठीक है। तो इमामिया के नजदीक ड्रॉप शिपिंग में अगर आप ओनरशिप लेने के बाद आगे बेच देते हैं चाहे पोजेशन ना ले तो भी जायज है। अलबत्ता अहले सुन्नत के नजदीक जो हमारे दोस्त अहले सुन्नत मकतब फिक्र से ताल्लुक रखते हैं वो तवज्जो जरूर करें और मुफ्तियान कराम से जरूर इस पर मजीद रहनुमाई ले लें। उनके नजदीक कब्जे के बगैर मामला करना दुरुस्त नहीं है, तो ये जायज शुमार नहीं होगा। इसी तरह से राइट्स बेचे जाते हैं, मसलन ट्रेडिंग राइट बेचा जाता है, ट्रेडमार्क बेचा जाता है, ट्रेडमार्क होता है, लोगोज वगैरह होते हैं, इन सबको बेचने में कोई हर्ज नहीं है जब तक कि इनको कंसिडरेबल कोई कंसिडरेशन समझा जाए। और ये जायज चीजों के ट्रेडमार्क को, शराब की कंपनी का ट्रेडमार्क खरीदना भी हराम है।
अगर कोई जायज चीज है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। इसको बेचना, इसमें इख्तलाफ है अगरचे इमामिया में कि आया इसे बेचना कहें या आप कहें कि मैं उसके बदले एवज ले रहा हूँ, बस इसको बेचना ना कहा जाए। लेकिन अलबत्ता इसको खरीदा बेचा जा सकता है। मुख्तसर ये कि ट्रेडिंग ऑफ राइट्स में कोई हर्ज नहीं है, मगर ये कि जो राइट है वो उसकी ड्यू कंसिडरेशन हो, वो एज पर कस्टम्स और एज पर शरिया माल शुमार होता हो। हराम चीजों के राइट्स खरीदना बेचना भी हराम है। कोई ऐसा, अब सवाल होता है नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शंस वगैरह लेना, वो कैसा है? तो नेटफ्लिक्स जो है वो उसके अंदर हलाल चीजें भी हैं, हराम चीजें भी हैं। अगर एहतियात का पहलू ये कि ना लें, क्योंकि ज्यादातर कंटेंट जो है वो कोई कंप्लाइंट कंटेंट नहीं है। लेकिन अगर कोई लेता है और वो एक्सप्लिसिटली हराम कंटेंट नहीं देख रहा है तो उसके लिए जो नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन है वो लेना कोई हर्ज नहीं है। इसी तरह इंटरनेट लेना, इंटरनेट हलाल भी हराम भी, इंटरनेट की सब्सक्रिप्शन ले लेना कोई हराम चीज नहीं है। अगर कोई ऐसी चीज हो जिसका काम ही हराम में इस्तेमाल होता हो तो वो चीज नाजायज होगी। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज हो जिसका हलाल और हराम दोनों इस्तेमाल हो तो इस सूरत में इस्तेमाल की वजह से हराम होगी, खुद खरीदने की वजह से वो मामला हराम नहीं होगा। फिर हमसे पूछा जाता है शेयर्स की खरीदो फरोख्त के हवाले से, तो कहते हैं शेयर्स खरीदने बेचने में कोई हर्ज नहीं है, मगर सिर्फ शर्त यह है कि आपकी जो कंपनी है, जिस कंपनी के आप शेयर खरीद रहे हैं, वो कंपनी का बिजनेस जो है वो शरीय कंप्लाइंट हो। मसलन कोई कंपनी जो सूदी बैंक है, सूदी बैंक के शेयर्स खरीदना भी नाजायज है। इसी तरह से मुतलकन सूदी बैंक जो है पूरा। इसी तरह से आपका शराब की कंपनी के शेयर्स खरीदना भी हराम है। ठीक है। मसलन दूसरी जो कंपनीज हैं जो ऑयल का काम कर रही है, सर्विस इंडस्ट्री है वगैरह वगैरह, सीमेंट की कंपनी है, चीनी की कंपनी है, उनके शेयर्स खरीदने बेचने में कोई हर्ज नहीं है। अलबत्ता हमारे यहाँ दूसरे और मसाइल भी पाए जाते हैं, चूंकि हमारा सिस्टम जो है वो कंप्लाइंट सिस्टम नहीं है, शरी कंप्लाइंट। तो हमारे यहाँ जो कंपनीज होती हैं वो सूद पर कर्जा लेती हैं और सूदी इन्वेस्टमेंट्स कर रही होती हैं, तो सूदी इन्वेस्टमेंट की वजह से उनकी बाज औक़ात आमदनी नॉन कंप्लाइंट हो जाती है। बाज औक़ात वो सूद दे रही होती हैं क्योंकि उनका जो कैपिटल रेज हुआ वो होता है वो डेट पर होता है, और डेट के ऊपर कैपिटल है तो सूद देना है उन्हें। तो हम ये कहते हैं अक्सर बेशतर कि भाई आप एहतियात करें। आप अगर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप KMI इंडेक्स शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करें, यानी जो शरीय कंप्लाइंट डिक्लेयर्ड है। तकरीबन 70% जो शेयर्स हैं वो शरीय कंप्लाइंट डिक्लेयर्ड हैं। और अभी तो आपको मैं बताऊं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने बाकायदा शरीय कंप्लाइंट ट्रेडिंग के लिए एक काउंटर भी बनाया है। चूंकि हकीर भी शरिया फोकस ग्रुप मेंबर हूं मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का, तो हमने इसके ऊपर बड़ी डेलिब्रेशंस की हैं कि ट्रेडिंग के मैकेनिज्म क्या होंगे, डे ट्रेडिंग किस तरह से होगी, कौन से शेयर्स खरीदे बेचे जाएं वगैरह वगैरह। तो शेयर्स के लिए जनरल रूल ये कि शेयर्स खरीदे बेचे जा सकते हैं, बुनियादी कारोबार ठीक होना चाहिए। रिकमेंडेड ये है कि आप उन शेयर्स को खरीदे बेचें जो आपके शरिया कंप्लाइंट लिस्ट के अंदर है, KMI इंडेक्स के अंदर है। एक बात। दूसरा, डे ट्रेडिंग के हवाले से सवाल होता है। डे ट्रेडिंग करने में कोई हर्ज नहीं है इमामिया के नजदीक चूंकि मैंने कहा कब्जा होना जरूरी नहीं है, सेटलमेंट 2 दिन बाद भी हो तब भी आप शेयर्स खरीदने के बाद फौरन बेच सकते हैं। अलबत्ता अहले सुन्नत के नजदीक कब्जा होना जरूरी है। अलबत्ता जो हमने वहां पे ओपिनियन कायम किया है पूरे बोर्ड ने, वो यही किया कि हम पोजेशन को भी इंश्योर करवाएंगे ताकि तमाम मकातब फिक्र के नजदीक कंप्लाइंट हो। डिविडेंड मिलता है तो डिविडेंड भी होना कोई हर्ज नहीं है, आपका वोटिंग राइट वगैरह वगैरह। तो शेयर्स के हवाले से कोई मसला नहीं है। अब आ जाए बॉन्ड्स के हवाले से। अच्छा, ये जो शेयर्स हमने बात की है, शेयर्स ये हमने प्राइवेट शेयर्स की बात की है। अगर आप पब्लिक सेक्टर के शेयर्स के अंदर चले जाएं तो पब्लिक सेक्टर के अंदर इमामिया में, अहले सुन्नत की तो मैंने आपको राय बता दी। इमामिया के अंदर दो राय पाई जाती हैं पब्लिक सेक्टर में, यानी प्राइवेट में तो कंप्लाइंट हो तो कोई हर्ज नहीं है। अगर पब्लिक सेक्टर है यानी गवर्नमेंट कंपनी के शेयर्स हैं तो आगे सीस्तानी के मुकल्लिदीन के नजदीक अगर कोई प्रॉफिट मिलेगा तो हाफ चैरिटी करना होगा, प्रॉफिट कैपिटल नहीं प्रॉफिट। इस तरह बॉन्ड्स जो होते हैं, अब हम बॉन्ड्स की बात करें, बॉन्ड एक्चुअली एक नॉन कंप्लाइंट इंस्ट्रूमेंट है। बॉन्ड एक लोन होता है जो आपको कभी डिस्काउंटेड वैल्यू पे मिलता है, कभी अबव वैल्यू पे मिल रहा होता है। और जो बॉन्ड है ये नॉन कंप्लाइंट इंस्ट्रूमेंट है, तो बॉन्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए बिल्कुल, चाहे वो गवर्नमेंट बॉन्ड हो या आपके कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो। बॉन्ड को डिबेंचर्स भी कहा जाता है, ये आपके सूदी इंस्ट्रूमेंट्स है। तो इसमें ना इस तरह प्राइस बॉन्ड्स भी उससे भी इज्तनाब किया जाए क्योंकि वो भी एक सूदी कर्जा ही होता है। कन्वेंशनल बॉन्ड्स पे काम ना किया जाए। इस्लामिक बॉन्ड्स भी हैं। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमारे लफ्ज के पीछे नहीं लगे हम। बॉन्ड्स हराम नहीं है, लफ्ज हराम नहीं है, वो प्रैक्टिस हराम है। अगर बॉन्ड की नेचर कॉन्ट्रैक्ट लोन का है और उसके ऊपर कोई एडिशनल एक्सेस है तो नाजायज है। लेकिन अगर आप उसको इस्लामिक बॉन्ड कहते हैं, उसका स्ट्रक्चर मसलन मुराबा का है, मुशारका का है, मुजारबा का है, जिसे हम सुकूक भी कहते हैं, इस्लामिक बॉन्ड का है, बाज़ जगह इस्लामिक बॉन्ड कहते हैं, बाज़ जगह सुकूक कहते हैं, इस्लामिक सर्टिफिकेट्स, तो उसके अंदर कोई हर्ज नहीं है। सुकूक के अंदर सब इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अलबत्ता सिर्फ एक फर्क है
कि इमामिया में अगर सिस्तानी के मुकल्लिदीन अगर गवर्नमेंट सुकूक खरीदेंगे तो हाफ प्रॉफिट करेंगे, चैरिटी चैरिटी प्रॉफिट जो है उसका हाफ करेंगे, चैरिटी में देंगे, ठीक है। लेकिन अगर कॉर्पोरेट सुकूक है तो कोई हर्ज नहीं है, तो जो इजारा सुकूक हो, मुजारबा सुकूक हो, मुशारका सुकूक हो, सब के सब में इन्वेस्टमेंट हो सकती है। और अच्छी बात है कि अब सुकूक जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे भी लिस्ट होते हैं, तो आप सुकूक के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। हमारा सेल कॉन्ट्रैक्ट आज मुकम्मल हो गया है। क्रिप्टोस की बात रह गई थी। क्रिप्टो के अंदर देखें, अक्सर फुकाहा ने इसके ऊपर जवाब फतवा नहीं दिया है और एहतियात ही कहा है। यानी एहतियात है कि अगर फतवा नहीं होगा तो एहतियात का होता है कि दूसरे आलिम दीन की तरफ रुजू करें। और जिन्होंने इसके ऊपर अगर कोई इजाजत भी दी है तो इजाजत इस शर्त के साथ दी है कि पहले तो गवर्नमेंट एक्सेप्ट करे, और दूसरा ये कि उसके अंदर बहुत अनसर्टेनिटी गरर ना हो। तो अभी देखें हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं डिजिटल करेंसीज की तरफ। डिजिटल करेंसी, मैंने कहा था करेंसी कहते हुए ये चीज एम्बिग्यूटी आ जाती है, डिजिटल एसेट्स की तरफ। तो वो एसेट जिसको रेगुलेट कर लिया जाए, जिसमें अनसर्टेनिटी खत्म हो जाए, तो उसके अंदर कोई हर्ज नहीं है शरीयत बार से। लेकिन वो जिनको रेगुलेट नहीं किया गया, तो रेगुलेशन होना कोई जरूरी नहीं है। मसलन मैं आपको मोबाइल बेचूं और उसकी रेगुलेटेड कोई नहीं है, मैं जनरली आपको बेच दूं, तो रेगुलेशन होना शरीयत बार से जरूरी नहीं है। अलबत्ता चूंकि इसके अंदर बहुत अनसर्टेनिटी पाई जाती है, लिहाजा एहतियात इसमें कि ये मामला अंजाम ना दिया जाए। बहुत शुक्रिया। अब हम कुछ सवालात देख सकते हैं, अगर सवालात हों फिर हम अपनी बात को मुकम्मल करेंगे। कल हम इजारा और मुशारका और एजेंसी करके ख़त्म करेंगे। माशाल्लाह हमारे साथ अभी इस वक्त 60 के करीब हजरात हैं। उम्मीद करता हूँ कि जो बातें जिक्र की गई हैं वो मुफीद होंगी। 11 सवालात आए हुए हैं। अच्छा जी। पहला सवाल है, कैन ट्रेडिंग और ऑन फॉरेक्स ट्रेड प्लेटफॉर्म लाइक मेटा ट्रेड 5 कंसीडर एट हलाल, और कैन वी ट्रेड ऑन हलाल प्लेटफॉर्म? देखिए, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म बिकॉज वी आर नॉट हियर फॉर एनी मार्केटिंग, एंड आई personally I haven't gone through these platform xness and other. But if the trade and purchase and sale is real, you are selling the currency or purchasing the currency, then the trade is allowed. But except the leverage is not allowed, the swaps are not allowed, and all these things as I stated during the lecture. लेट सिटिंग की कंपनसेशन होनी चाहिए, इस हवाले से भी भाई हम तो ये पहले बता चुके हैं कि लेट सेटिंग के वजह से कंपनसेशन हो, ये बिजनेस एथिक्स के खिलाफ है। अब ये बैंक के एचआरस की ट्रेनिंग की जरूरत है इंशाल्लाह। अगर लेट सेटिंग बैंक करवा रहा है तो होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई एम्प्लॉय खुद कर रहा है या देर से काम कर रहा है तो शायद इसके अंदर गुंजाइश हो के ना हो। इज इट रिबा और नॉट एक्सचेंज ऑफ 1 kg राइस 1.5 kg? क्वालिटी का डिफरेंस होना मोतबर नहीं है। यहाँ एक अच्छा सवाल किया है कि अगर मैं एक आला क्वालिटी राइस को एक लो क्वालिटी राइस के साथ खरीद रहा बेच रहा हूं तो क्या तब भी बराबर हो? जी बराबर हो। रिवायात है वाजे कि बराबर होना जरूरी है, क्वालिटी इज नॉट कंसिडरेबल। यानी क्योंकि इसकी एक वजह बाज औक़ात बाज अहकामात के रोकने की होती है कि अगर आप इसको अलाउ करें तो 10 और चीजें लोग रिबा इसी तरह से अलाउ कर लेंगे, कहेंगे एक जर्रा बराबर भी फर्क होगा, वो कहेंगे ये जायज हो गया। तो क्वांटिटी मैयार है रिबा के अंदर, क्वालिटी मैयार नहीं है। और अगर किसी का कोई सवाल हो। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। आपने अभी ये वाली बात करी कि क्वांटिटी वाली बात, ये चावलों वाली, पहले कि अपना अलाउ नहीं नाम होगी। और तारुफ करवा दीजिए। माय नेम इज़ फराह हसन, ठीक है। और मैं मास्टर्स हूँ फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट में, लेकिन मैंने इस्लामिक इस पर्सपेक्टिव नहीं पढ़ा हुआ इस बारे में। तो मैं ये पूछ रही थी, जैसे अभी इन्होंने हाँ। सवाल किया साइज वाली बात या किसी भी वेइंग या मेजरेबल थिंग वाली बात, तो फिर हम जब इस तरह की मामले को कह रहे हैं कि वो हराम है, यानी सेम क्वांटिटी को ही रखेंगे, तो अगर हम इसको दूसरी तरीके से घुमाएं और पैसे के अवज में ही वो चीज लें, तो दोनों की कीमत में तो फर्क होगा ना। तो उसके पीछे की लॉजिक को जरा एक्सप्लेन कर दे। लॉजिक देखें, एक रिवायत है बाकायदा जो अहले सुन्नत किताबों में भी आई है और इमामिया में भी मुख्तलिफ अल्फाज से रसूल माप से पूछा कि या रसूलल्लाह, मैंने वो जो अच्छी खजूर थी खैबर की, उसके बदले ही कम खजूरें ले ली, यानी वो ज्यादा दे दी कम ले ली, तो आपने फरमाया कि नहीं ऐसा नहीं करो।
बल्कि तुम पहले जो अच्छी खजूरें हैं उनको नर्द करो, यानी उनको करेंसी में बदलो, फिर उससे जो अपनी लोग खजूरें थी उनको नकदन बेचो, और उसके बाद उससे अच्छी खजूरें खरीदो। यानी गोया एक गैप डालने की कोशिश की गई है, ताकि ये ना हो कल को कि क्वालिटी को म्यार रखते हुए फिर रिबा ही असल हाथ से चला जाए। तो हर चीज की ज़ाहिर है कि वजह तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो यानी जरूरी नहीं कि शरई अहकामात की सारी वजूहात जानने के बाद हम उस पर अमल करें। ये बात वाज़े कि क्वालिटी के अलग होने से क्वांटिटी अलग होती है, लेकिन इसके अंदर जो शरई एतबार से एक कॉन्सेप्ट है सद्दु ज़राए का। सद्दु ज़राए यानी एक चीज खुद नाजायज नहीं है, लेकिन एक दूसरा रास्ता रोकने के लिए नाजायज की गई है, क्योंकि अगर ये जायज हो जाए तो लोग, मसलन ये जो मामले का रिबा है, ये क्यों हराम किया गया? ये इसलिए हराम किया गया कि लोग वरना ये ना करें कि भाई मैं अगर आपको 100 दे रहा हूं दिनार कर्जा और 110 लूंगा, तो नतीजा क्या होगा? सूद है, ये हराम है। तो लोग क्या कहेंगे, यार मैं आपको गंदम बेच रहा हूँ और बेच कितने का रहा हूँ, 110, यानी 100 किलो गंदम बेच रहा हूँ 110 किलो गंदम के बदले। अब मुमकिन है वो बोले कि जाहिर तो देखे मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने तो कर्जा दिया ही नहीं है, मैंने तो खरीदा बेचा है। तो यहाँ पे मामले का रिबा भी आ गया, ताकि ये प्रैक्टिस रोकी जाए। तो बसा औकात बाज मामला नाजायज प्रैक्टिसेस के रोकने के लिए भी होते हैं। और किसी का कोई सवाल है इस पर? चलें, अगर सवाल नहीं है इंशाल्लाह तो फिर कल मुलाकात होगी हमारे तीसरे लेक्चर में, अ, तीसरे सेशन में, इस्लामिक लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लेक्चर सीरीज में, इंशाल्लाह कल 3 बजे। अस्सलाम वालेकुम। कोई मैस वालेकुम। जी, हमारा सा फरमाएं। सर मैं कह रहा हूँ जैसे अभी आपने बताया था बॉन्ड्स में या सुकूक में, जैसे इमाम जाफरी के अंदर ये आधा ये जो गवर्नमेंट्स में सुकूक होता है ये हम लोग वो चैरिटी करते हैं, तो इसकी कोई वाजे कोई बात ऐसी बता दें या प्रैक्टिसिंग में अगर कुछ। असल में देखिए, कॉन्सेप्ट ये है कि फर्क पाया जाता है उलमा के दरमियान हुकूमत की मिल्कियत के हवाले से। क्या यह हुकूमत मालिक बन सकती है या नहीं बन सकती? अब यहाँ पे एक राय है कि हुकूमत मालिक बन सकती है, एक राय ये नहीं बन सकती। हाकिम कौन होगा इस्लामी एतबार से? इस्लामी एतबार से हाकिम रसूलुल्लाह है। और इमामिया के नजदीक, में इमामिया की राय बता रहा हूँ, इमामिया के नजदीक उसके बाद हुकूमत का हक है आइम्मा अहले बैत यानी इमामों को। अगर इमाम गैबत में, तो उसके बाद कौन होगा? मुजतहिद जामिउ शराइत, यानी हाकिम वही होंगे, हाकिम शरा। अब अगर जो हुकूमत इस्लामी ममालिक में है, ना इनके पास विलायत है, विलायत इसलिए कि ये शरई हुकूमतें नहीं है, इनको किसी शरई एतबार से इनको हाकिम नहीं बनाया गया, बल्कि तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस से एक आ गए, नहीं वो करके इलेक्शन होके। अच्छा, ना इनके पास विलायत है शरई एतबार से, ना इनके पास वकालत है। वकालत क्या? आप जानते हैं, जब इलेक्शंस होते हैं तो अगर किसी जमात को 2 करोड़ वोट मिले और दूसरे को 2 करोड़ 1 लाख मिले, तो 2 करोड़ 1 लाख जीत जाएगा। इसका मतलब 2 करोड़ इनके हक में नहीं थे, 2 करोड़ हक में थे। तो ये वकालत सबकी तरफ से नहीं है। तो हमारे बास फुकाहा, मसलन आयतुल्लाह सिस्तानी या नजफ के अक्सर फुकाहा, उनकी राय ये है कि जो मुसलमान ममालिक में हुकूमतें हैं, ना ये शरई हुकूमतें, क्योंकि ज़ाहिर है मैंने कहा शरई हुकूमत हमारे नज़दीक या इमाम है, या इमाम की गैबत में हाकिम शरा मुश्तद जाम शराइत है, और दूसरे लोगों को हुकूमत का हक नहीं है। जो हुकूमत कर रहे हैं उनकी हुकूमत जालिमाना हुकूमत कहलाएगी। ठीक है। तो इस सूरत के अंदर वो कहते हैं कि ये जितना माल आप हुकूमती मामलात में लगाते हैं, ये मजहूलुल मालिक बन जाता है, यानी ऐसी शख्स को आपने पैसे दे दिए जिसकी खुद मिल्कियत वाजे नहीं है। अब चूंकि मजहूलुल मालिक बन गया है, तो मजहूलुल मालिक में हक किसको इस्तेमाल करने का? मजहूलुल मालिक को, या इमाम को, या नायब इमाम को। सही है, मुश्तहिद जाम शराइत को। तो इस बुनियाद पर आप फरमाते हैं कि मैं इजाजत देता हूं बहसीत हाकिम शरा, इस शर्त के साथ कि हाफ प्रॉफिट चैरिटी होगा आपका। एक राय ये मिलती है। दूसरी राय क्या होती है कि नहीं, जो आज की मौजूदा हुकूमतें हैं, वो हुकूमतें अगरचे शरई हुकूमत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो मालिक बन सकती हैं। लिहाजा अगर वो शरई तरीके से काम करेंगी तो उसके ऊपर हुक्म जारी होगा कि वो मामला जायज़ है, अगर नाजायज़ तरीके से करेंगी तो उनका पूरा मामला ही नाजायज़ होगा। ये राय अक्सर व बेशतर कुम के उलमा की या रहबर मौज़ूम का फतवा इस बुनियाद पर होता है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका। चलें, इंशाल्लाह हम लोग ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखें। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।